हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन बचे हैं शेष। तो अब हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके यूपी टेट और सीटेट में, दोनों के लिए क्लास रहेगी आज की। यूपी टेट और सीटेट में 2011 से लेकर 2019 तक के पर्यावरण से संबंधित चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? आपको बताना है ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी हैं? UVA, UVB, UVC या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर कर दीजिए एक बार। आंसर जल्दी जल्दी कर दीजिए साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी हैं? UVC किरणें। आगे चलते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर मैथेन? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई? सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, जोड़ लें अपने साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डेसिबल। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर दें साथ में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसमें 2 बार का हमने लिया है। आगे देखना, आगे भी कई बार पूछा गया है। 13, 16 तो यहाँ पर दिया है, बाकी के आगे देखना भी कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। हर बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बनेंगे। तो इसका हो जाएगा 16 सितंबर। कब होता है? 16 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को यह दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था तो यहाँ पर ही हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इस दिन ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी 1974 में अमेरिकी रसायन शास्त्री थे एक शेरवुड रालैंड व मेरिनी मोलिना ने दी। इसके अंतर्गत ये जानकारी उन्होंने दी थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हमारी जो ओजोन परत है उसका क्षय हो रहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला? इनमें से ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? आपको आंसर देना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्लास को शेयर करते चलिए, सभी के पास शेयर कर दें साथियों क्लास को, और आप लगातार ये क्लास लेते रहिए। रात को 8 बजे भी हमारी आएगी और 11 बजे भी आएगी सुबह। उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा डर विद्यार्थियों को EVS में ही लगता है, लेकिन EVS की अगर आपने हमारी सारी क्लासें पीछे से लेकर अब तक की देख ली तो 100% 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? आपको यह बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइट? तो आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। आगे चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान?
तो इसका आंसर करिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की गुणवत्ता। क्या हो जाएगा? जल की गुणवत्ता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट हैं, आपको बताना है सब्जी एवं फलों के छिकले, या फिर घरों की नालियों का गंदा पानी, या फिर खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है? SO2, H2S, HCl, या फिर N2। ये क्वेश्चन हमने भी कई बार कराया है आपको क्लास में, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है? SO2। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, या फिर CH4। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखना, एक बार इसको करवा चुके हैं पीछे, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन आते हैं बार बार, आप क्लास लेते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे देखने को। तो इसका हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा CO। आगे चलते हैं, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD, या फिर WPL। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BOD। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो साथियों, ग्रीन हाउस गैस के ऊपर हर साल क्वेश्चन बनता है, उम्मीद है इस साल भी बनेगा और आपका हो भी जाएगा। तो इसका हो जाएगा मैथेन। कौन सी है? मैथेन। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? आपको बताना है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर बीटा किरणें। तो इसका काफ़ी आसान है आंसर, कौन सा का? पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। आगे देखते हैं, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व उष्मायन का निम्नलिखित में से कौन कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या फिर रसोई गैस। कई बार ये सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से निकली गैसें। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण को कम किया जाता है या फिर कम किया जा सकता है किससे? आपको ये बताना है, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? काफ़ी आसान आंसर, वृक्षों के द्वारा। ज़्यादा वृक्ष लगाइए और वायु प्रदूषण को कम करिए। आगे है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, या फिर चुंबक मंडल। तो आंसर करिए एक बार इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन करता है? ओजोन स्तर जो है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो आप लोग देखिए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। विश्व उष्मायन का कारण इनमें से कौन सा है? वायु प्रदूषण। कौन है? वायु प्रदूषण। कई बार सब पूछे गए हैं, देखिए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? आपको बताना है, धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, या फिर जलती हुई लकड़ियाँ, चारकोल से निकली गैसें, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दीजिए एक बार आप लोग। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, ये सब क्या करती हैं? वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। आगे देखते हैं, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए एक बनाए गए नियम, उसके बाद है डॉट डॉट का प्रयोग रोकता है। आपको बताना है, भारत एवं दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं वो किसका प्रयोग रोकता है? कागज के थैले का, या फिर प्लास्टिक के थैले का, नायलॉन के थैले का, या फिर चमड़े के थैले का। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा प्लास्टिक के थैले का। किसका प्रयोग रोकता है? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। आगे चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। तो आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस में नापते हैं?
डेसिबल। आगे देखते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ये सभी। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, तो उससे होता है जल प्रदूषण। क्या होता है, जल प्रदूषण। आगे चलते हैं, आगे है 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अत्यधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। तो आप लोग आंसर देखिए। पहला दिया है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। दूसरा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, या फिर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण दिलवाना। तो आप बताइए इनमें से कौन सा वांछित उद्देश्य को वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगर ये कहा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, ये सर्वाधिक प्रभावी कारण बन सकता है ये विद्यार्थियों को सिखाने के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण की चिंताओं के बारे में। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। आपको ये बताना है कि जो वायु प्रदूषण के कारण या प्रकरण होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो अलग अलग तरीके की अपनी बातें बताते हैं या फिर अलग अलग तरीका यूज करते हैं पढ़ाई का। तो आप बताइए इनमें से सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा होगा। आपको ये बताना है, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, या फिर विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरणीकृत करें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का स्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, या फिर प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो आप बताइए कि शिक्षक जो है इसमें से सबसे अच्छी कौन सी शिक्षण पद्धति है, आपको ये बताना है। इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षण की पद्धति जो सबसे ज़्यादा उचित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, सभी बड़े शहरों सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से, उसके बाद में डॉट डॉट लगा है, के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 21 तारीख से क्या लग गया है साथियों, 18 तारीख से या 20 तारीख से लॉकडाउन लगा दिया गया 7 दिनों के लिए। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है एक तरीके से। तो आप इसका आंसर देखते हैं, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, या फिर अक्सर घर से बाहर जाने से बचिए, या फिर व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने, या फिर पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। तो आपको कैसे सहयोग देना है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सार्वजनिक यातायात जो सरकारी बसें चलती हैं या फिर जो ट्रेनें चलती हैं उनका उपयोग करिए और अपने निजी वाहन बहुत ही अर्जेंट टाइम पे निकालिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो कौन सा कारण है कि उसको पिछले 3 महीने से तेज खांसी आ रही है और वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके क्या हो गया होगा, उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, इसीलिए उसको तेज खांसी आ रही है पिछले 3 महीनों से। अगला क्वेश्चन है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। देखिए, एक जो है वो केले का छिलका पड़ा है,
सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां दूसरे में, जैम की बोतलें, छाछ की बोतलें उपयोग में लाई गई, टूथपेस्ट ट्यूब जो होती है उसका जो छिक्कल होता है वो पड़ा है, और प्लास्टिक के खिलौने पड़े हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। अब बताना है कौन से आधार पर अलग किया है। पहला है दुर्गंध है या फिर दुर्गंध रहित है। दूसरा है अपघटित होने वाले या फिर अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर किया है। या फिर घरेलू कचरा है या फिर औद्योगिक कचरा है। तो किसके हिसाब से उसने कर दिया है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए। सीटेट के क्वेश्चन थे पिछले 4 जो अभी आप कर रहे हो, ये सीटेट में पूछे गए हैं पर्यावरणीय, ये जो चैप्टर है पर्यावरण उससे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपघटित होने वाले एक तरफ उसने कर लिए और अपघटित नहीं होने वाले दूसरी तरफ कर लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है, वायु प्रदूषण का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। धुआं। क्या है? धुआं। आगे देखते हैं। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो इसका हो जाएगा नगरीकरण। क्या है? नगरीकरण जो है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायुदाब। डेसिबल किसे मापने की इकाई है आपको यह बताना है। तो डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि को मापते हैं। क्या मापते हैं? ध्वनि। आगे चलते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। किस चीज़ का अवशोषण कर लेते हैं? तो कर लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। आगे चलते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। पर्यावरण के लिए इनमें से कौन हानिकारक है? तो काफ़ी आसान है, प्लास्टिक जो है काफ़ी हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए। आगे चलते हैं। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2S, SF6 या फिर SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस इनमें से है H2S। कौन सी है? H2S। आगे चलते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। अभी अभी ये क्वेश्चन कर चुके थे, 2013 में पूछा गया था, 2011 में भी आया था क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का अप्रदूषकीय रूप जो होता है वो आपको बताना जिसमें प्रदूषण ना हो। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल या डीजल। अप्रदूषकीय मतलब होता है जिसमें प्रदूषण ना हो या फिर प्रदूषण रहित। स्रोत ऐसा कौन सा है? वो है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। आगे चलते हैं। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों में वायुमंडल में ऊर्जा गैस उत्सर्जन या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो आपको बताना है पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है। पृथ्वी उष्मायन का अर्थ क्या है इनमें से? तो वो है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है ड्राई डिपोजिशन या फिर स्टोन लेप्रोसी या फिर एरोसॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कर दें एक बार। इसको क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी। क्या कहते हैं? स्टोन लेप्रोसी। आगे चलते हैं। मीनामाटा रोग, ये जो रोग होता है मीनामाटा प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का या फिर औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का या फिर मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। मीनामाटा रोग किस कारण से होता है इनमें से आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का कारण है मीनामाटा रोग। आगे चलते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है आपको यह बताना है। अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। स्माग या धुंध बनता है। स्माग या धुंध किससे बनता है हमें यह बताना है। धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से या फिर धुएं तथा CO2 से। स्माग या धुंध किससे बनता है?
तो ये साथियों बन जाता है धुएं एवं कोहरे से। किससे बनता है? धुएं एवं कोहरे से बनता है स्मॉग या धुंध। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या होता है? आपको यह बताना है। ग्रेड सी स्तर का अर्थ क्या होता है? शुद्ध जल होता है, या फिर थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल होता है, या फिर औसत दर्जे का प्रदूषित जल, या फिर अधिक प्रदूषित जल। तो आपको बताना है ग्रेड सी का स्तर क्या होता है। तो इसका हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, ये होता है ग्रेड सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पेट्रोलियम। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, 11 में, 13 में, 15 में, मतलब 18 में, हर बार पूछे जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस या फिर अतिसार या फिर खसरा। डिप्थीरिया है, टॉन्सिलाइटिस है या फिर अतिसार है, खसरा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 48 का हो जाएगा सी, क्या हो जाता है? अतिसार। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? सूरज की घातक किरण यानी पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस रक्षा करती है? कौन सी करती है? ओजोन करती है। आगे चलते हैं। कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित इनमें से कौन सी गैस नहीं है? तो वो गैस है साथियों नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, आपको बताना है क्या नष्ट हो रहे हैं? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोड़धारी वन या फिर मैनग्रोव वन। समुद्री प्रदूषण के कारण इनमें से कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? तो काफ़ी आसान, ये है मैंग्रोव वन। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? दोस्तों क्वेश्चन करते रहिए, 60 क्वेश्चन करवाने हैं आज, 8 और बच्चे इसके बाद में है, तो आप लोग आंसर कर दीजिए इसका। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। BOD5 का क्या अर्थ होता है? आपको ये बताना है BOD5 का अर्थ क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 घंटे के लिए, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 दिन के लिए, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 महीनों के लिए, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा BOD5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। आगे चलते हैं। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। आगे चलते हैं। लंदन धूम्र पाया जाता है, लंदन धूम्र क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? ग्रीष्मकाल के दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, ग्रीष्मकाल में दिन के समय, या फिर शीतकाल में सुबह के समय। लंदन धूम्र कहाँ पाया जाता है? ग्रीष्मकाल दिन में समय, या फिर ग्रीष्मकाल सुबह के समय, शीतकाल दिन के समय, या फिर शीतकाल सुबह के समय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल में सुबह के समय होता है लंदन धूम्र। आगे चलते हैं। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी संलग्नता हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है? CO2, NO2 या फिर CO2। तो सब क्या हो जाएगा? CO। क्वेश्चन नंबर 56, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित करें, यानी कि पेड़ पौधे लगवाएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। आगे चलते हैं।
कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? ग्रेविटी, स्टेलिंग चैम्बर, या फिर साइक्लोन कलेक्टर, या फिर फैब्रिक फिल्टर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, या फिर लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, या फिर किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी दोनों ही जो हैं ये कारण है, ये जो नियम बने थे 2001 के। आगे चलते हैं। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। आपको बताना है पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण कौन है? कैंसर, आंखों से पानी गिरना, या फिर डीएनए विखंडन, या फिर उपरोक्त सभी। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बताइए, आगे की वीडियो और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए, एक बार का नहीं है। 11 से लेकर 2019 तक में बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए वही क्वेश्चन आपको लेकर आ रहे हैं, और इस बार भी यहीं से क्वेश्चन बनने तय हैं, समझ लीजिए आप। तो धन्यवाद, बाय बाय।